कहानी की शुरुआत होती है चीन के एक रहस्यमय स्थान से, जहां हाल ही में एक गुप्त संगठन ब्यूरो 749 की स्थापना की गई है। यह एक गुप्त अनुसंधान केंद्र है जिसे पूरे चीन में होने वाली रहस्यमयी घटनाओं की जांच के लिए बनाया गया है। इस ब्यूरो की शुरुआत की वजह बनी साल 1992 की एक भयानक घटना, जब एक फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में 47 मजदूरों की मौत हो गई थी। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया। उस व्यक्ति के बयान ने सबको हैरान कर दिया। उसने बताया कि जब वह मलबे के नीचे दबा हुआ था, तब उसे एक रहस्यमय गुफा मिली। उस गुफा के अंदर एक अजीब जीव का कंकाल, पंखों वाले प्राणी के अवशेष और कुछ रहस्यमयी धातु के टुकड़े मिले जो किसी एलियन अंतरिक्ष यान के लग रहे थे। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद सरकार ने पूरे मामले को टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया और इसकी जांच का पूरा जिम्मा ब्यूरो 749 को सौंप दिया गया। 8 महीने बाद उस हादसे से बचा हुआ मजदूर एक रहस्यमयी बीमारी से अचानक मर गया। उसकी गर्भवती पत्नी के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगीं। डॉक्टरों ने पाया कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा सामान्य नहीं था, उसमें किसी अज्ञात जीव के असर के संकेत थे। ब्यूरो 749 के वैज्ञानिकों को शक हुआ कि वह मजदूर शायद उस अजीब जीव या एलियन ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आया था जिसे उसने खान के अंदर देखा था। किसी बड़ी त्रासदी से बचने के लिए सरकार ने तुरंत पूरी खान को सील कर दिया और वहां से मिले सारे नमूने और सबूत ब्यूरो 749 के गुप्त अनुसंधान केंद्र में भेज दिए गए, जहां उनका गहराई से अध्ययन शुरू हुआ। फिर कहानी 18 साल आगे बढ़ती है। एक पूर्व वैज्ञानिक गुजियू, जो अब व्हील चेयर पर जिंदगी बिता रहा था, अपनी पत्नी एरनियांग के साथ रहता था। उसने उस बच्चे को गोद लिया जो उस हादसे का आखिरी रहस्य था, वही बच्चा जो उस मजदूर की कोख से जन्मा था और जिसे अब माशान कहा जाता है। असल में माशान को ब्यूरो 749 ने अपने प्रयोगों के लिए कैद कर रखा था, क्योंकि उसके अंदर ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया, न तो इंसानी न ही पूरी तरह परग्रही। लेकिन गुजियू, जिसने कभी उसी ब्यूरो में काम किया था, ने अपनी जान जोखिम में डालकर माशान को बचाया और उसे अपना बेटा बना लिया। गुजियू को एक अजीब ईमेल मिला। भेजने वाला था वही पुराना रहस्यमयी संगठन ब्यूरो 749। ईमेल में जो रिपोर्ट थी उसने गुजियू के रोंगटे खड़े कर दिए। रिपोर्ट में लिखा था कि खान के पास के इलाके में एक अज्ञात जीव का उद्भव हुआ है, एक ऐसा विशालकाय प्राणी जो तेजी से बढ़ रहा था, मानो हर पल आकार बदल रहा हो। और यही नहीं, ब्यूरो ने वहां से छोटे छोटे जीवों के नमूने भी जुटाए थे जो देखने में साधारण थे, लेकिन उनमें किसी भी वातावरण के अनुसार खुद को ढालने की शक्ति थी। जांच में ये बात सामने आई कि वो जीव वातावरण के तत्वों को सोख सकते हैं, अपने शिकार की नकल कर सकते हैं और जब समय सही हो तो चुपचाप उसे मार गिराते हैं। वक्त बीतता गया और ब्यूरो 749 के वैज्ञानिक लगातार उस रहस्यमयी जीव को नष्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर प्रयोग नाकाम हो गया। वो जीव न सिर्फ हर हमले से बच गया, बल्कि हर बार और भी ताकतवर बनकर उभरा। सच का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने खुद खदान की गहराई में उतरने का फैसला किया, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि जमीन के नीचे कुछ और भी जिंदा था। और उसी पल धरती के नीचे से एक भयानक चीज बाहर निकल आई, कुछ ऐसा जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन के बाद ब्यूरो ने उस अज्ञात प्रजाति को नाम दिया ऑर्गेनिज्म शून्य, यानी वो पहला जीव जिससे सब शुरू हुआ था। ब्यूरो को शक था कि यह सब जुड़ा है 1992 के हादसे से, और शायद उसका रहस्य उस मजदूर के बच्चे माशान के अंदर छिपा है। अब ब्यूरो 749 ने फैसला किया, उस लड़के को हर हाल में ढूंढो। लेकिन गुजियू ये बात पहले से जानता था। वो समझ गया था कि ब्यूरो जल्द ही माशान तक पहुंच जाएगा, इसलिए उसने अपनी पत्नी एरनियांग को कहा, माशान को लेकर शहर छोड़ दो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसी रात ब्यूरो के एजेंट्स गुजियू के घर पहुंच गए। उन्होंने हर कोना खंगाला, लेकिन माशान का कोई पता नहीं मिला। बस कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा कपड़े से ढका हुआ बॉक्स पड़ा था। एजेंट्स को शक हुआ। उन्होंने कपड़ा हटाया और अंदर था एक मिनी हेलीकॉप्टर। वो माशान का गिफ्ट था जो उसने अपने पिता के लिए बनाया था। दूसरी तरफ एरनियांग और माशान शहर से बाहर भाग रहे थे।
लेकिन रास्ते में पुलिस चेकपोस्ट ने उनका रास्ता रोक लिया। एर्नियांग ने जल्दी से माशान को देखा और बोली, अब तू अकेला जाएगा, सबवे से निकल जा, शहर के नीचे से। माशान बिना कुछ बोले दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वो शहर पहुंचा, वहां कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग ब्यूरो के एजेंट्स थे। उन्होंने जाल बिछाया, माशान को पकड़ने की कोशिश की, पर माशान ने अपनी रहस्यमयी ताकत से सबको चकमा दे दिया और किसी तरह अंडरग्राउंड ट्रेन मेट्रो तक पहुंच गया। ट्रेन के दरवाजे बंद होते ही वो एक पल के लिए पीछे देखता है और समझ जाता है कि अब उसकी असली दौड़ शुरू हो चुकी है। ट्रेन के अंदर का सीन। माशान अब आखिरकार ट्रेन में सवार हो चुका था, लेकिन तभी ट्रेन के एक कोने से एक युवती उसके सामने आई। उसका नाम था शिया। शिया मुस्कुराई और बोली, काफी वक्त हो गया माशान, तुम बहुत बदल गए हो। माशान ने उसे पहचानने की कोशिश की, पर कुछ भी याद नहीं आया। असल में शिया को ब्यूरो 749 ने भेजा था। मकसद था माशान को बिना जबरदस्ती चालाकी से वापस लाना। वो उसके पास बैठी, धीरे धीरे बात करने लगी, और जब ट्रेन तेजी से आगे बढ़ने लगी तो माशान को एहसास हुआ कि ये ट्रेन किसी मंजिल की ओर नहीं बल्कि फंसाने के लिए चल रही है। शिया ने कहा, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं माशान? मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूं। हम दोनों एक ही जगह पले बढ़े थे, वहीं जहां तुम जैसे बच्चों पर प्रयोग होते थे। अब माशान की आंखों के सामने पुरानी यादें चमकने लगीं। वो दिन जब उसके माता पिता की मौत के बाद उसे ब्यूरो 749 ने पकड़कर स्पेशल चिल्ड्रन प्रोग्राम में डाल दिया था। वहां ऐसे सैकड़ों बच्चे थे जिनके अंदर अलौकिक शक्तियां थीं, लेकिन माशान बाकी सबसे अलग था। लेकिन उस भीड़ में एक ही लड़की थी जो उसके साथ खड़ी रहती थी, शिया। वो हमेशा कहती थी, माशान चाहे जो भी हो, वो अकेला नहीं है। अब सालों बाद वही शिया उसे वापस उसी जगह ले जा रही थी जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी, ब्यूरो 749 के गुप्त ठिकाने पर। जैसे ही माशान ब्यूरो 749 की रहस्यमयी लैब में पहुंचा, उसका सामना हुआ वहां के नए हेड डोंगबेई से, एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में ठंडक और शब्दों में जहर था। डोंगबेई ने आते ही कहा, हमें तुम्हारी जरूरत है माशान, हमें ऑर्गेनिज्म शून्य के राज का पता लगाना है। माशान हैरान रह गया। वो जानता था यह काम किसी मौत से कम नहीं, इसीलिए उसने साफ मना कर दिया। लेकिन तभी डोंगबेई ने अपनी असली चाल चली। उसने धमकी दी, अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारे पिता गुजियू और मां रेनियन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, टैक्स चोरी और नकली शराब बेचने के इल्जाम में। ये सुनकर माशान के कदम ठिठक गए। वो जानता था ये इल्जाम झूठे हैं। अब डोंगबेई ने कहा, अगर तुम सच में काम के हो तो पहले अपनी ताकत साबित करो। उसे एक हाईटेक टेस्ट रूम में भेजा गया। वहां एक विशाल वर्चुअल मशीन थी जो एक लौह की विशाल गेंद को नियंत्रित कर रही थी, जो चारों तरफ से माशान पर हमला कर रही थी। शुरुआत में माशान बहुत कमजोर लग रहा था। वो अपनी शक्ति को जगा ही नहीं पा रहा था। डोंगबेई बार बार चिल्ला रहा था, ज्यादा फोकस करो, दिखाओ वो ताकत जिसके लिए तुम मशहूर हो। लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और तभी जब माशान लगभग हार चुका था, उसके दिमाग में बचपन की काली यादें लौट आईं। वो दिन जब सब बच्चे उसे राक्षस कहकर सताते थे, उन यादों की जलन और गुस्से ने उसके अंदर सोई हुई शक्ति को भड़काया। अचानक उसका शरीर नीली रोशनी से चमक उठा और एक झटके में वो विशाल गेंद विस्फोट कर गई। पूरा सिस्टम फेल हो गया। सायरन बजने लगे, स्क्रीनें जल उठीं, सारे अधिकारी डर गए। लेकिन तभी एक अफसर को कुछ अजीब मिला। माशान के बैग में एक छोटी दवा की शीशी, और वो दवा वही थी जो गुजियू ने बनाई थी। अब ब्यूरो को समझ आ गया, माशान के अंदर कुछ और भी छिपा है। कुछ देर बाद जब माशान को होश आया तो उसने देखा कि वो एक बंद कमरे में है, पसीने में भीगा हुआ और आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो जानता था अगर उसे अब बचना है तो बस एक ही रास्ता है, भाग जाना। वो दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी इंटरकॉम से डोंगबेई की आवाज गूंजी, अगर तुमने बाहर कदम रखा तो तुम्हारे माता पिता अगली फाइल में एक्सपेरिमेंट रिजल्ट बन जाएंगे। माशान वहीं रुक गया। अब कहानी और भी डरावनी हो चुकी थी, क्योंकि कुछ ही समय बाद ब्यूरो 749 को एक इमरजेंसी अलर्ट मिला। रिपोर्ट में लिखा था, ऑर्गेनिज्म शून्य अब कंट्रोल से बाहर है। वो खदानों के आसपास तेजी से बढ़ रहा है और अगर यूं ही चलता रहा तो जल्द ही शहर के बीचों बीच पहुंच जाएगा। उधर ब्यूरो की रिसर्च टीम, जिसका नेतृत्व डॉक्टर गुआन कर रहे थे, उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की। दरअसल माशान के बैग में मिली वो रहस्यमयी दवा जिसे गुजियू ने बनाया था,
वो असल में एक स्पेशल सीरम थी जो अस्थायी रूप से म्यूटेशन को रोक सकती थी। यानी अगर ये दवा काम कर जाए तो इंसान या कोई भी जीव कुछ समय के लिए ऑर्गेनिज्म शून्य की तरह बदलने से बच सकता था। यह सुनकर डोंगबेई की आंखों में लालच चमक उठा। वो तुरंत माशान को एक गुप्त प्रयोगशाला में ले गया, जहां रखे थे ऑर्गेनिज्म शून्य के छोटे छोटे रूप, जिन्हें मिनी सबस्पीशीज कहा जाता था। डोंगबेई की मंशा साफ थी। वो चाहता था कि माशान अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर इन जीवों से संपर्क करे, उनसे बात करे। शुरू में माशान कुछ समझ नहीं पाया, उसे बस डर लग रहा था। कांच के पीछे हजारों अजीबोगरीब जीव एक साथ उसकी ओर देख रहे थे। लेकिन तभी डोंगबेई चिल्लाया, कनेक्ट करो उनसे, माशान, अभी। मजबूरी में माशान ने अपनी ऊर्जा केंद्रित की और तभी कुछ हुआ। कमरे की लाइटें झपकने लगीं, मशीनें शॉर्ट होने लगीं और अचानक उसके दिमाग में एक अनजान आवाज गूंज उठी। वो आवाज कह रही थी, माशान, तुम हमारे जैसे हो, हमारे साथ आओ, चलो इस मानव जाति को मिटा दें। माशान के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने ये सब किसी को नहीं बताया। उसने सब कुछ अपने अंदर दबा लिया। उधर डॉ गुआन की नजर सब पर थी। वो समझ गया था कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि जिस पल माशान ने आंखें बंद कीं, कमरे का हर सेंसर असामान्य ऊर्जा डिटेक्ट करने लगा था। उसे अगले चरण पर ले जाओ। अब माशान को उस कमरे में ले जाया गया जहां ब्यूरो ने 18 साल पहले खदान से निकाले गए धातु के मलबे को सुरक्षित रखा था। वो मलबा जो ऑर्गेनिज्म शून्य के साथ पहली बार मिला था। उस कमरे में अंधेरा था। चारों ओर स्टील के टूटे हुए टुकड़े पड़े थे और हर धातु से एक अजीब सी जीवित धड़कन सुनाई दे रही थी। अब कहानी अपने सबसे रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि सच अब सामने आने वाला था। सालों पहले एक एलियन जहाज पृथ्वी की कक्षा में दाखिल हुआ था। उनका मिशन था एक भयानक राक्षसी प्रजाति को पकड़ना और उसे नष्ट करना। लेकिन किस्मत ने करवट ली। वो जहाज धरती से टकरा गया और टकराने के साथ ही सब कुछ राख में बदल गया। जहाज के साथ साथ वो रहस्यमयी ऊर्जा स्रोत भी टूट कर बिखर गया। वो ऊर्जा जो किसी भी जीव को विनाश या पुनर्जन्म देने की ताकत रखती थी। टूटने से पहले एलियंस ने अपनी शक्ति का असली कोर पावर कोर उसी धातु के अंदर छिपा दिया था। वक्त बीतता गया और अब उसी कोर की शक्ति का आंशिक वारिस था माशान। और तभी 3 एलियन आत्माएं प्रकट हुईं। उन्होंने माशान से कहा, तुम हमारी शक्ति के उत्तराधिकारी हो, अब भाग नहीं सकते। और पलक झपकते ही तीनों एलियंस की आत्माएं माशान के शरीर में समा गईं। अचानक उसके भीतर से नीले और लाल रंग की रोशनी फूटने लगी। उसकी पीठ से फिर से विशालकाय पंख निकल आए और खून की कुछ बूंदें जब टूटी हुई धातु पर गिरीं तो वो धातु धीरे धीरे चमकने लगी, जैसे उसमें फिर से जीवन लौट आया हो। ब्यूरो 749 को अब पूरा यकीन हो गया, अगर माशान पूरी तरह जाग जाए तो वो उन धातु टुकड़ों को जोड़ सकता है और वही ताकत ऑर्गेनिज्म शून्य को खत्म करने का एकमात्र रास्ता। लेकिन उसी वक्त खदानों की गहराई से उठी सफेद धुंध, वो धुंध थी ऑर्गेनिज्म शून्य का जैविक झर जो पूरे शहर में फैलने लगा। और देखते ही देखते आसमान के सारे पंछी उस धुंध से संक्रमित हो गए। उनके शरीर म्यूटेट होने लगे। अब वो पक्षी नहीं बल्कि हवाई शिकारी दानव बन चुके थे। पूरा शहर दहशत में था। लोग चीख रहे थे, इमारतें जल रही थीं और इस बीच डोंगबेई पर जनता का दबाव बढ़ गया। वो जानता था अगर अब कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो उसने एक धोखेबाज योजना बनाई। उसने कहा, अगर माशान खुद से नहीं लड़ेगा तो हमें उसे लड़ने पर मजबूर करना होगा। उसने शिया को चुना, माशान की पुरानी दोस्त जो उसे धोखा देने से इनकार कर देती है। तो डोंगबेई ने शिया की जगह एक और औरत भेजी। मेमे को म्यूटेटेड महिला का रूप दिया गया जो ऐसा दिखे मानो उस पर भयानक प्रयोग हो रहे हों, ताकि माशान का दिल पिघल जाए। अब ब्यूरो की बनाई हुई चाल सफल हो चुकी थी। माशान और मेई ने अचानक एक बड़ा विस्फोट और हंगामा खड़ा किया, जिसका फायदा उठाकर दोनों ब्यूरो 749 की सुरक्षा दीवार तोड़कर भाग निकले। दोनों का अगला मकसद साफ था, गुजियू तक पहुंचना, जो इस वक्त खदान के पास ही कहीं छुपा हुआ था। उधर ब्यूरो में माहौल गर्म हो चुका था। डोंगबेई ने शिया को और बाकी स्पेशल एबिलिटी एजेंट्स को आदेश दिया, माशान को हर हाल में पकड़ो। वो अब सिर्फ इंसान नहीं, वो चलती फिरती तबाही है। और खुद डोंगबेई निकल पड़ा गुजियू के पास, उस व्यक्ति के पास जिस पर उसे शक था कि वही माशान की शक्ति को दबाने वाली दवा बना रहा है।
पहली बार डोंगबेई को यह भी पता चला कि गुजियू पहले ब्यूरो 749 का ही वैज्ञानिक था, वो भी उस दौर में जब ब्यूरो के सारे रहस्य दफन किए गए थे। इसलिए अब तक कोई उसकी सच्ची पहचान नहीं जानता था। दोनों की मुलाकात एक पुरानी फैक्ट्री के खंडहर में हुई। वहां हवा में धूल थी और जमीन पर पड़े शीशे मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। डोंगबेई ने गुस्से में कहा, तुमने उसकी ताकत क्यों दबाई? गुजियू, वो तो दुनिया बचा सकता था। गुजियू मुस्कुराया। उसकी आंखों में दर्द था और आवाज में थकान। उसने कहा, माशान कभी सुपर हीरो बनना नहीं चाहता था। वो बस एक बच्चा था, एक ऐसा बच्चा जो दूसरों की तरह जीना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ माशान और मेई आखिरकार अर्नियांग से मिल जाते हैं। सालों बाद की ये मुलाकात आंसुओं और मुस्कुराहटों से भरी थी। सभी को लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि ठीक उसी वक्त खदान के नीचे दबा ऑर्गेनिज्म शून्य अचानक जाग उठा। जमीन कांपने लगी, हवा में सफेद धुंध फैलने लगी। माशान के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। वो जानता था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो दौड़कर अपने बैग से वो खास दवा निकालता है जो गुजियू ने दी थी ताकत को काबू में रखने के लिए। लेकिन उसे क्या पता, ब्यूरो ने वो असली दवा बदल दी थी। अब बोतल में सिर्फ सादा पानी था। जैसे ही उसने वो पिया, उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा अनियंत्रित हो गई और तभी माशान चीख उठा। उसकी नसों में नीली और सुनहरी लहरें दौड़ने लगीं और कुछ ही सेकंड में उसकी पीठ से विशालकाय पंख फूट निकले। उसकी आंखें चमकने लगीं। आसमान से गिरती राख के बीच वो अब एक इंसान नहीं बल्कि एक जीवित हथियार बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे लोग उसके चारों ओर मोबाइल निकालकर उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाने लगे, मासयान के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखने लगी। वो नजारा उसे बचपन की याद दिला देता है, जब गांव के लोग उसे किसी अनोखे जीव की तरह देखते थे, न कि एक सामान्य इंसान की तरह। इसी बीच डोंगबेई के आदमियों ने मौका देखकर मासियान पर बेहोशी का इंजेक्शन दाग दिया। गिरते हुए मासियान की नजर एक पल के लिए मेई पर पड़ी, जो अब डोंगबेई के साथ खड़ी थी, और उसी पल उसके मन में एक अजीब सी कड़वाहट उतर आई। बाद में जब उसे होश आया, तब वह खुद को ब्यूरो 749 के मुख्य अड्डे में पाया, जो अपने साथियों से बहस कर रही। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, वो कोई इंसान नहीं, वो तो एक राक्षस है। यह सुनते ही मासयान की आंखों में आग भर गई। उसके भीतर की दबी हुई शक्ति फिर से जाग उठी। उसकी नसों में नीली रोशनी दौड़ने लगी और पूरे वाहन में एक भारी कंपन फैल गया। इस बार वह सिर्फ डर से नहीं बल्कि गुस्से से भरा हुआ था। जैसे ही डोंगबेई को खबर मिली कि मासियान कैद से भाग चुका है, वह गुस्से से तिलमिला उठा। बिना समय घंवाए वह सीधा गुजियो के पास पहुंचा। वही वैज्ञानिक जिसने कभी मासियान की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए रहस्यमयी दवा बनाई थी। उनकी बातचीत में एक बड़ा राज सामने आया। पिछले 10 सालों से गुजियो गुप्त रूप से ऐसी दवा पर काम कर रहा था जो अस्थायी रूप से किसी भी जीव के म्यूटेशन प्रोसेस को रोक सकती थी। यह दवा सिर्फ मासियान के लिए नहीं बल्कि ऑर्गेनिज्म शून्य पर भी असर डालने की क्षमता रखती थी, क्योंकि अगर मासियान और ऑर्गेनिज्म शून्य आपस में मानसिक रूप से जुड़ जाते हैं तो यह दवा उस कनेक्शन को कमजोर कर सकती थी। लेकिन डोंगबेई इस विचार से सहमत नहीं था। उसका मानना था कि अगर मासियान को उसकी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने दी जाए तो वही अकेला उस विनाशकारी जीव को मिटा सकता है। गुजियो ने पहले तो इस योजना का कड़ा विरोध किया। उसकी आंखों में डर और थकान साफ दिख रही थी, पर फिर उसने आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अगर यह आखिरी मौका है इंसानियत को बचाने का तो मैं मदद करूंगा। इसके बाद ब्यूरो 749 ने पूरे शहर को खाली कराने का अभियान शुरू किया। चारों ओर सायरनों की आवाजें गूंज उठीं, सड़कों पर भगदड़ मच गई। उधर गुजियो अपने ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए मासियान के लोकेशन तक पहुंच गया। वह अब एक ऊंची इमारत की छत पर अकेला खड़ा था। हवा में उड़ते धूल के बीच उसकी परछाई डरावनी लग रही थी। गुजियो धीरे धीरे उसके पास गया और कहा, मासियान, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, लेकिन शायद ये तुम्हारे बिना खत्म भी नहीं होगी। मासियान की नजरें आसमान पर थीं, उस दिशा में जहां से सफेद धुंध और अंधकार एक साथ फैल रहे थे। गुजियो ने गहरी सांस लेते हुए मासियान की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम जो सोच रहे हो वह पूरी तरह सच नहीं है। मैंने कभी भी ब्यूरो 749 को सचमुच नहीं छोड़ा। लेकिन जैसे ही यह सच सामने आया, मासियान की आंखों में आग सी जल उठी।
उसके लिए यह किसी धोखे से कम नहीं था। वह व्यक्ति जिसे वह अपने पिता समान मानता था, वही अब उन लोगों के साथ खड़ा था जिन्होंने उसे हमेशा एक प्रयोग की वस्तु समझा था। अब वह किसी पर भरोसा नहीं करता था, किसी पर भी नहीं। वह घने अंधेरे में खो गया, जैसे खुद से भी छिपना चाहता हो। उधर उसने अपने सभी कर्मचारियों को विदा कर दिया, हर किसी को थोड़ा पैसा देकर कहा, यह शहर अब सुरक्षित नहीं है, जाओ अपनी जिंदगी बचाओ। यहां तक कि उसने एयरनियांग को भी शहर छोड़ने को कहा, ताकि वह कम से कम एक मासूम को इस विनाश से दूर रख सके। वहीं ब्यूरो के मुख्यालय में माहौल बेहद गंभीर था। डोंगबेई ने अपने सभी अधिकारियों को इकट्ठा किया और कहा, अब हम शायद वापस नहीं लौटेंगे। जाओ अपने परिवार से आखिरी बार मिल लो, लेकिन याद रखना, हम इस शहर को आखिरी सांस तक बचाएंगे। यहां तक कि उसने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे दी, अगर यही एकमात्र रास्ता बचा हो तो। और फिर उसने अपना अंतिम आदेश दिया। शिया को बुलाया गया। डोंगबेई ने उसके हाथ में एक लिफाफा दिया, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, मासियान से माफी मांग लेना उन सब गलतियों के लिए जो हमने उसके साथ की। उसके बाद शिया निकल पड़ी, एक ऐसे मिशन पर जहां मंजिल थी मासियान का दिल और दांव पर था पूरी मानवता का अस्तित्व। दूसरी ओर गोजियो अब अपने आखिरी मिशन की तैयारी में जुट चुका था। उसकी पत्नी एर्नियांग